मेरे उस लड़की के साथ संबंध बहुत आगे निकल चुके थे। इतने आगे कि अब उनको कोई न कोई रास्ता दिखाना ज़रूरी था, नहीं तो ये समाज हम पर थू थू करता। इसलिए मैंने अपनी माँ को बता दिया और कहा कि यह जो हमारे घर के सामने लड़की रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि कौन से घर में? मैंने कहा कि बिल्कुल घर के सामने जो घर है, हमारे घर के सामने एक ही घर था। आसपास खुले खुले इलाके थे, क्योंकि हमारा घर आबादी से काफ़ी दूर था। मेरी माँ का यह सवाल थोड़ा अजीब था, क्योंकि हमारे घर के सामने तो एक ही घर था। वह कहने लगी कि लेकिन वहाँ तो कोई लड़की नहीं रहती। मैंने कहा कि लड़की रहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ कोई लड़की नहीं रहती। मैंने बहुत जिद की तो तब भी नहीं मानी। मैंने कहा कि आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अपनी माँ को लेकर उस घर के अंदर गया तो सामने का माहौल देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। लेकिन अभी कहानी बाकी थी, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक पूरा मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ 8 साल विदेश में गुजारे थे। अपने परिवार के लिए वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता रहा। मैंने अपने परिवार को गरीबी से निकाल कर अमीरी में डाला। लेकिन घर हमने काफ़ी दूर जगह पर बनाया था, क्योंकि अगर शहर के अंदर घर बनाते तो घर छोटा बनता, पर पैसे उतने ही लगते। मेरी माँ ने कहा कि शहर से थोड़ा दूर घर बनाएंगे, लेकिन घर बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमने शहर से ज़रा दूर घर बना लिया और यहाँ पर दूसरे घर काफ़ी फासले पर थे। लेकिन मेरी माँ और मेरी भाभी और भाई के अलावा यहाँ पर रहता ही कौन था? अब मैं वापस आना चाहता था। घर भी बन गया था, भाई की शादी भी करवा दी थी। अब मैं खुद शादी करना चाहता था। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गर्व था। वह कहती थी कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा ही नहीं है। अगर वहाँ ना गया होता और इसने इतनी मेहनत ना की होती तो आज भी हम लोग एक वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और बात ऐसी ही थी, हम उन लोगों में से थे जो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। लेकिन मैंने वाकई बहुत मेहनत की थी। अब मैं शादी करना चाहता था। मैं अपने घर आ गया तो मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी कि मैं आ रहा हूँ। जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो ज़्यादा खुश नहीं हुई। उसने कहा कि बेटा, तू वापस आ गया, अब क्या होगा? यह घर कैसे चलेगा? मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको माँ? मैं अभी वापस आया हूँ और आप आते ही ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। जब कोई मर्द विदेश से आता है और आते ही उसे इस तरह की बातें सुनने को मिले तो उसे अच्छा तो नहीं लगेगा। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो परेशान हो गई थी। उसने मेरी पसंद का खाना बनाया। मेरी भाभी को भी मैंने पहली दफ़ा ही देखा था। ज़्यादा सुंदर नहीं थी। मेरा भाई बहुत सुंदर था, लेकिन जब भाई से मिला तो वह भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा था। उसने मुझसे पूछा कि कितने दिन के लिए आए हो बड़े भैया? तो मैंने कहा कि हमेशा के लिए आ गया हूँ। इस बात पर उसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया। मैं तो अभी से ही हैरान हो रहा था कि यह लोग मेरे से क्या सुनना चाहते थे, कि मैं बस वहीं पर बैठा रहता और पैसे कमाने की मशीन बना रहा। 2-4 दिनों तक इन लोगों ने जाने अनजाने में मेरा बहुत दिल दुखाया। जब मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, इतने पैसे कमा लिए हैं, यहीं पर कोई छोटा मोटा कारोबार करूँगा, तो मेरी माँ ने कहा कि विदेश डॉलर आना बंद हो जाएगा तो यह घर कैसे चलेगा। मैंने कहा कि छोटे भाई की शादी करवा दी, नौकरी लगवा दी, उसे कारोबार करने के लिए भी बहुत सारे पैसे दिए, यह घर भी मैंने बनाया। अब इसका इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि वह आपका खाना पीना नहीं देखे, अपना और अपनी बीवी बच्चों का तो खुद देखे। और मैं इतना तो कमा ही लूँगा कि आपको अच्छा खाना भी खिला सकूँगा, और यह घर भी हमारा है, मेरा घर है। जब वे लोग इतनी खुलकर बातें कर रहे थे तो फिर मैंने भी कह दिया। मेरी माँ खामोश हो गई और वहाँ से चली गई। 2-4 दिन तो इसी तरह गुजर गए। रात होती तो मैं छत पर जाकर बैठ जाता था। मुझे चांद को देखना बहुत अच्छा लगता था, पर एक दिन यह देखकर हैरान रह गया कि चांद भी मुझे देख रहा था। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। सामने वाले घर की छत पर खड़ी थी। उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे, सर पर दुपट्टा किया हुआ था। उसने कानों में बारीक से झुमके लटका रहे थे और आंखों में भरकर काजल लगाया हुआ था। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। चांद की चांदनी में ऐसे चमक रही थी कि जैसे खुद चांद जमीन पर आ गया हो। और मैंने उसे इसलिए देखा क्योंकि वह भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी यह मुस्कुराहट ऐसी थी कि मैंने जैसे ना जाने कितने कुर्बान हो जाते। हम दोनों इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे। उसने इशारा किया जिसका मतलब था कि तुम कौन हो?
मैंने कहा कि मैं दूर से आया हूँ। फिर उसने ऐसा इशारा किया जैसे कह रही हो कि हाँ, मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो। और थोड़ी देर के बाद एक कागज़ मेरी तरफ उड़ता हुआ आया। अगर मैं एक तरफ ना होता तो वह कागज़ मुझे लग जाता, क्योंकि वह सिर्फ कागज़ नहीं था, उसके अंदर पत्थर भी था। जब मैंने देखा तो इस पर लड़की का नंबर लिखा हुआ था। मुझे भी हंसी आ गई और वह भी शर्मा कर वहाँ से भाग गई। उसने नीचे अपना नाम भी लिखा था। उसका नाम राधा था। वह खुद भी राधा का ही रूप थी। हम दोनों में ऐसे बातें होने लगी कि जैसे एक दूसरे को ना जाने कब से जानते हैं। बातें करते करते 2 घंटे गुजर गए और पता भी नहीं चला। उसने कहा कि मैं अपने बाबूजी के साथ रहती हूँ, वह रिक्शा चलाते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। मैं देर रात तक उससे बात करता रहा और सुबह मेरी आँख खुली तो मेरी माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। वह कह रही थी कि मेरा बेटा विदेश से आया है। यहाँ पर आम लड़कों के भी इतने अच्छे दहेज लग जाते हैं। मेरा बेटा तो विदेशी है, डॉलर कमाता रहा है वहाँ पर। मैं किसी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी करूँगी जो कम से कम 50 लाख दहेज में देगी। शायद दूसरी तरफ जो भी था वही कह रहा था कि यह तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी माँ कह रही थी कि मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, छोटा सा था जब हमने उसे यहाँ से भेज दिया। पढ़ा लिखा है, सुंदर है, कमाता है, यह घर है उसका। मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं अपनी माँ को मना करूँगा वह उतना ही करेगी। मैंने कहा कि लगी रहे बातों में, शादी तो मैंने अपनी मर्जी से ही करनी थी। मेरी माँ ने मुझसे फिर पूछा कि बेटा देख, ऐसी नौकरी नसीब वालों को मिलती है, तुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग बाहर के मुल्क जाने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और तू अमेरिका जैसी जगह को छोड़कर वापस आ गया और अब यहाँ पर रहना चाहता है। यहाँ पर क्या है? मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका माँ? यहाँ पर आप हो, भाई है मेरा, परिवार है मेरा, यह घर है मेरा। मैंने यह सब कुछ किसके लिए बनाया है? इसलिए कि एक दिन यहाँ पर सुकून से रह सकूं। मेरी माँ ने कहा कि तू यहाँ पर रह ले, 2-4 साल गुजार ले, लेकिन फिर तो वापस चला जा, इसी में हम सब की भलाई है। मैं तेरी शादी करवा दूंगी, तेरी पत्नी भी यहाँ पर रहेगी, तेरे बच्चे भी इस दुनिया में आएंगे, बस तू अपने काम पर लगा रहा। यानी मेरी माँ यह चाहती थी कि वह मेरी शादी किसी लड़के से करवाए जो अपने साथ दहेज में बहुत सारे पैसे लेकर आए, और उसके बाद मैं उसे यहाँ पर छोड़कर खुद विदेश में पैसे कमाने चला जाऊँ, और जो वक्त हमने एक साथ गुजारना है वह मैं वहाँ पर गुजार दूँ। वापस आऊँगा तो पता चले कि एक बच्चे का बाप भी बना हुआ हूँ। नए बच्चे के साथ ठीक से समय गुजार पाऊँगा, ना ही अपनी पत्नी के साथ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। हाँ, मेरा काम वहाँ पर बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए थे, तभी तो इतना बड़ा घर बनाया था। लेकिन अब मेरा लालच ख़त्म हो गया था। मेरे पास कुछ पैसे थे जिससे मैंने बिज़नेस शुरू करना था। जब मैं अपनी माँ की बातों से तंग आ गया तो मैंने राधा से फिर से बात करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही थी? तो वह शर्माने लगी। फिर उसने बताया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, बहुत सुंदर हो। इसी तरह की हमारी बातें होने लगी और फिर 2 हफ्ते के बाद ही हमने एक दूसरे को यह बता दिया कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है। यह बात बड़ी अजीब है, लेकिन जो लोग इस राह से गुजरे हैं वह यह जानते हैं कि इस तरह प्यार हो जाना बहुत ही नॉर्मल है, और यह सब बहुत जल्दी हो जाता है। जब दो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे के हो बैठे। हमारे साथ भी यही हुआ था। पहले मैंने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तुमसे बात किए बिना मेरा खाना हजम नहीं होता, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता। उसने कहा कि मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, कहीं हम दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया। और फिर हमने एक दूसरे से कह दिया कि हाँ, ये प्यार है। अब तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि बहुत मज़ा आता था, सपने सजाते थे कि मिलेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा कि लेकिन तुम्हारे बापू को पता चल गया तो फिर क्या होगा? उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं मना लूँगी अपने पापा को, लेकिन तुम्हारी माँ भी बहुत सख्त औरत है, बहुत गुस्सा करती है, जब गुस्सा करती है तो उसकी आवाज़ यहाँ तक आती है। मैंने उसे कहा कि हाँ, ऐसा ही है, लेकिन मैं भी अपनी माँ को मना लूँगा। फिर उसने मुझसे एक बात पूछा। उसने कहा कि अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा कि तुम्हारी खुशी और अपनी खुशी हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब हमसे एक दूसरे से यह दूरी सहन नहीं होती थी। हम लोग मिलना चाहते थे, लेकिन कैसे मिलते? वह भी यही कह रही थी कि हम ऐसे नहीं मिल सकते, और अगर रिश्ते की बात की तो कुछ न कुछ तमाशा ही बनेगा, इसलिए यह सब कुछ बहुत सोच समझकर करना होगा। रात को मैं छत पर ही सो जाया करता था। मुझे राधा की बहुत याद आती थी। मैं उसी से बात कर रहा था
कि अचानक से उसने कह दिया कि मेरे पापा आ गए हैं, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे उससे बात करने में बहुत मज़ा आ रहा था और अब उसने कह दिया कि बात नहीं कर सकती तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ वह देखकर मैं तो हैरान ही रह गया जब किसी ने आके मेरी आंखों पर हाथ रख लिया। यह कौन हो सकता था? मेरी माँ हो सकती थी, लेकिन यह हाथ मेरी माँ का नहीं था। यह तो बड़े ही नर्म और प्यारे प्यारे हाथ थे, पतली पतली उंगलियाँ मुझे मेरी आंखों पर महसूस हो रही थी और वह खुशबू जो उसके शरीर से आ रही थी, ऐसी खुशबू किसी को भी पागल कर दे। वो मेरी माँ नहीं थी। फिर जैसे उसने अपने हाथ मेरे आंखों पर रखे थे, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब तरह की कपकपी सी हुई थी और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। वह घबरा सी गई और मैंने जब उसे अपनी आंखों के सामने किया तो वह कोई और नहीं राधा ही थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कैसे आई यहाँ पर? तो उसने कहा कि यह सब कुछ तो मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों डर रहे हो छुपके? मैं हूं ना, बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंची हूँ। मैंने कहा कि फिर मुझे छोड़कर नहीं जाना। वह मेरे पास बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे से इस तरह से बात कर रहे थे जैसे हमारी शादी हो चुकी है और हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। वह मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे कुछ भी हो जाएगा, पर वह कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेगी और मैं उसके लिए ऐसा था कि उसकी इज्जत के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता था, अपने आप को भी ख़त्म कर सकता था। हमारी मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत थी। वह सारी रात मेरे पास बैठी रही। हम एक दूसरे से बातें करते रहे। मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और एक दफ़ा उसके खूबसूरत बालों को अपने हाथों से पकड़कर कानों के पीछे किया। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था। मैं उसे अपने गले से नहीं लगाना चाहता था, मैं बस उसे देखना चाहता था, उसका खूबसूरत चेहरा अपनी आंखों में भरना चाहता था, यह महसूस करना चाहता था कि वह मेरे पास बैठी है। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी होने लगी, वह डर कर वहाँ से चली गई। उसने कहा कि मैंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अगर मेरे पापा को पता चल गया तो क्या होगा। अगले दिन मैंने उसे फिर से कहा कि तुम किसी तरह आ जाओ, नहीं तो मैं आ जाऊँगा। उसने कहा कि तुम आओगे तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं खुद ही आती हूँ। अब वह रोज़ ही छत पर आ जाया करती थी। कभी कभी बहुत जल्दी वापस चली जाती थी, लेकिन कभी कभी सुबह की रोशनी होने तक बैठी रहती थी। मैं भी छत की तरफ आने वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि कोई भी ऊपर न आए और इसी तरह उसको देखता रहता था, निहारता रहता था। हम बहुत सारी बातें करते थे। हमने तो अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने भी सजा लिए थे। उसने तो यह तक कह दिया था कि मैंने किस कलर का सूट पहनना है और मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। हाँ, हम इसी तरह पागल हो चुके थे, एक दूसरे के दीवाने हो गए थे। पर सुबह ही मुझे मेरी बहन ने कहा कि आज हम एक लड़की देखने जा रहे हैं, बहुत अमीर बाप की बेटी है। 70 लाख रुपए देने का वादा किया उन्होंने। मैंने कहा कि मुझे एक बात बताएं, यह 70 लाख उस लड़की की कीमत है या आप मुझे बेच रहे हो? तो मेरी माँ ने कहा कि बेचना क्या, खरीदना क्या, यह तो दस्तूर है दुनिया का, करना पड़ता है। तू चल मेरे साथ। तो मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं कैसे जा सकता था? या तो राधा के साथ बहुत बड़ा जुल्म था और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। उसके होते हुए मैं किसी लड़की को देखने भी क्यों जाता, जबकि मैंने सोच लिया था कि मैंने उसी से शादी करनी है और उसी को अपनी पत्नी बनाना है। मेरी माँ ने गुस्सा तो बहुत किया, लेकिन मैंने जब जाने से मना कर दिया तो वह खुद ही चली गई। तो उनको कुछ खास पसंद नहीं आए, लेकिन पैसे वह लोग बहुत अच्छे दे रहे थे। पर लड़की ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए मेरी माँ भी यह कहने लगी कि इससे ज़्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। यह बात तो यहीं पर रुक गई। पर मेरी माँ को मेरी हरकतों से अंदाज़ा होने लगा कि जैसे कोई ना कोई बात है जो मैं छुपा रहा हूँ। उसने कहा कि रात को ऊपर वाला दरवाज़ा क्यों बंद कर लेता है? मैंने कहा कि मैं कमीज उतार के सोता हूँ, इसलिए यह ना हो कि भाभी ऊपर आ जाए, इसलिए ऐसा करता हूँ। मेरी माँ ने उससे भी अच्छा रिश्ता देख लिया था और इस दफ़ा वो मुझे अपने सर की कसम देकर साथ लेकर जाने लगी। पर जब उनको पता चला कि लड़का बाहर होता है, बाहर के पैसे कमाता है, तो वह लोग 80 लाख रुपए देने को भी तैयार हो गए और मेरी माँ ने कहा कि बस यहीं पर रिश्ता करना है। लेकिन अब उन लोगों के सामने आखिरी बात नहीं की थी। जब घर आए तो मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मेरी माँ ने कहा, वह कौन है, बता मुझे। मैंने कहा कि बता दूंगा आपको,
लेकिन मुझे पहले एक दफ़ा उससे पूछना है, फिर आपको बता दूंगा। शाम को मैंने राधा से कहा कि अब वक्त आ गया है, तुम अपने बाबूजी को थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता दो और फिर मैं अपनी माँ को लेकर तुम्हारे घर आ जाता हूँ। उसने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। सुबह हुई तो मेरा सर बहुत भारी था, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक था। और आज मैंने अपनी माँ से बात करनी थी और राधा के घर भी जाना था। लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन यह सब कैसे हुआ। जब मैं सोया तो 3 तारीख थी और आज 7 तारीख थी। मैंने अपनी माँ से पूछा तो उसने कहा कि बेटा, तू छत पर बेहोश पड़ा था, हम तो बहुत परेशान हो गए थे, तुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। उसने कहा कि तू तो कोमा में चला गया, कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन शुक्र है कि तू वापस आ गया। मेरी माँ की हालात बड़ी बुरी लग रही थी, वह बहुत परेशान थी। मैं यह सोच रहा था कि राधा कितनी परेशान होगी, लेकिन उससे पहले मैं माँ को सब बता देना चाहता था। मैंने कहा कि उस घर में रिक्शा चलाने वाला प्रकाश रहता है ना, मैं उसकी बेटी राधा को प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी माँ ने जब यह बात सुनी तो उसने कहा कि यह क्या कह रहा है तू, कौन रहता है हमारे घर के सामने। मैंने कहा कि वही जो हमारे घर के सामने घर है। हमारे घर के सामने एक ही घर था, आसपास की सारी जगह खाली थी और सबको पता था कि वह घर बिल्कुल हमारे घर के सामने बना हुआ है और सामने वाले भी तो पड़ोसी ही होते हैं। तो फिर मेरी माँ इस तरह से क्यों पूछ रही थी कि जैसे वहाँ पर कोई घर ही नहीं था। मैं उनको छत पर ले गया और मैंने कहा कि यह जो सामने घर है इसकी बात कर रहा हूँ। मेरी माँ मुझे ऐसे देखने लगी कि जैसे मैं किसी और दुनिया की बातें कर रहा हूँ। मेरी माँ मुझे ऐसे देखने लगी कि जैसे मैं अभी अभी किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचकर आया हूँ और अब वह मुझे ऐसे देख रही है। उसने कहा कि बेटा, तू अचानक से बेहोश हो गया था, अब तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। देख, अपनी माँ को डरा नहीं, मैं दिल की बड़ी कमज़ोर हूँ, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। तेरा भाई तो अपनी पत्नी की बातों में लगकर हम सबको भूल बैठा है, अब अगर तुझे ही कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है आपको। मैं तो आपको यह कह रहा हूँ कि सामने वाले घर में जो लड़की रहती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, हमें उनके घर रिश्ता लेकर जाना है। और मैं बेहोश हो गया। वह बेचारी कितनी परेशान होगी। 1 मिनट, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। मैं जैसे ही फ़ोन में से राधा का नंबर निकालने लगा तो हैरान हो गया। मेरे फ़ोन में तो राधा का नंबर था ही नहीं, जबकि उसका नंबर पहले नंबर पर ही होता है, यानी कि लिस्ट में ही था। मुझे नंबर मिल क्यों नहीं रहा था। मैंने नंबर डिलीट तो नहीं किया था। अभी मैं यही सोचकर थोड़ा हैरान हो रहा था कि मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा, इस घर में कोई नहीं रहता। मैंने कहा कि क्या मतलब, यहाँ पर वह रहता है ना, रिक्शे वाला, उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, यह घर खाली पड़ा है। घर नहीं, खंडर है। ऊपर से ऐसा लगता है पर अंदर से बिल्कुल खाली है और बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर तो 30 साल से कोई नहीं रहता। मैंने अपनी माँ को एक नज़र देखा और मेरा दिल बैठ सा गया। मेरा दिमाग यह सोच रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ इस तरह का मजाक क्यों करेगी। और फिर मुझे यह भी लग रहा था कि यह मजाक ही हो सकता है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है माँ, यहाँ पर राधा रहती है, राधा प्रकाश की बेटी है। मेरी माँ ने कहा कि कौन सी राधा बेटा, तुझे विदेश गए हुए कितने साल हो गए हैं, हमें यहाँ पर आए हुए 5 साल हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मैंने इस घर की कहानी पहले भी सुनी है, अगर तू कहता है तो मैं तुझे एक दुकान वाला है जो यहाँ पर पिछले 35 साल से बैठा है, अब वह बूढ़ा हो गया है, उसके पास ले जाती हूँ। मैंने कहा कि मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट, मुझे राधा का नंबर ढूंढने दो। कहाँ चला गया उसका नंबर। जब मैं बेहोश हुआ था तो क्या किसी ने मेरे फ़ोन को हाथ लगाया था, कुछ किया है क्या मेरे फ़ोन के साथ, क्या मेरा फ़ोन रीसेट कर दिया है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान था कि 3 दिन पहले मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, उसका नंबर इसी फ़ोन में था और कॉल लॉग में भी उसका नंबर था और उसके मैसेज भी थे। लेकिन राधा का ना तो नंबर था और ना ही कोई मैसेज था, वह मेरे फ़ोन में कहीं भी नहीं थी। उसकी सारी तस्वीरें भी मेरे फ़ोन से गायब थी। मेरी उंगलियां तेज़ तेज़ चल रही थी और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि यह क्या हो गया। मुझे यकीन हो गया कि किसी ने मेरा फ़ोन रीसेट किया है, शायद मेरे भाई का काम था। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ़ोन ही तोड़ दूँ। मैं फ़ौरन घर से जाने लगा तो मेरी माँ मेरे रास्ते में आ गई और कहने लगी कि क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अचानक से मेरे सर में दर्द हुआ और मुझे चक्कर आने लगा तो मेरी माँ ने मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया और मेरा भाई उस दुकान वाले को बुला कर लाया। उसने कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम प्रकाश रिक्शे वाले की बात कर रहे हो क्या। मैंने कहा कि हाँ, वह सामने वाले घर में रहता है ना।
उसने कहा कि नहीं, वह सामने वाले घर में नहीं रहता, वहाँ पर रहता था, बड़ा ही जालिम आदमी था। उसने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया था, बेचारी लड़की राधा। लेकिन तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि तब की यह बात है, तुम तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे या शायद 1-2 साल के थे। तुम्हें उस लड़के का नाम किसने बताया? किसी और से कहानी सुनी है तो फिर मुझे क्यों बुलाया है? यह बाबा इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसी तरह की बातें कर रहा था। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे बता दे कि बात क्या है। उसने कहा कि प्रकाश शराबी था, रिक्शे के नाम पर बस उसने रिक्शा रखा हुआ था, लेकिन काम नहीं करता था। अपनी बेटी से लोगों के घरों में काम करवाता था और फिर उससे सारे पैसे ले लेता था, उसे मारता था। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए लड़की बेचारी हमेशा ही उदास रहती थी। बहुत सुंदर और खूबसूरत लड़की थी, पर फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली और वह इस घर के अंदर ही पड़ी रही। प्रकाश भी 2 साल के बाद ज़्यादा शराब पीने की वजह से बीमार होकर यहाँ से चला गया। तब से यह घर ऐसे ही पड़ा है। यह घर भी उनका पुश्तैनी घर था। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। अब सब लोग कहते हैं कि इस घर में राधा की आत्मा का वास है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं जाता। वह कहानियाँ सुनाकर वहाँ से चला गया और मैं अपने सर पकड़ के रह गया। मैंने कहा कि अच्छा, अब आप लोग मुझे यह कहना चाहते हैं कि जिस लड़की से मैं पिछले 3 महीने से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसे हाथ लगा रहा हूँ, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के सारे सपने देख चुका हूँ, वह लड़की एक आत्मा है। मैंने बहुत शोर किया, मुझे राधा के मिलना था। मैं बार बार उसे घर की तरफ भागने की कोशिश करता था और जब मैंने उसे घर के अंदर पाँव रखा तो मैं हैरान रह गया। यह घर तो वाकई अंदर से एक खंडर था। सिर्फ बाहरी ढांचा मौजूद था, अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर बहुत कूड़ा पड़ा था, मिट्टी पड़ी थी, पुराना सामान पड़ा था। ऐसा लगता था कि 30 साल से इस घर में किसी ने पाँव भी नहीं रखा है। मैं फिर से वहीं पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो एक डॉक्टर घर में मौजूद था, जो शायद दिमाग का डॉक्टर था। मेरी माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था, जो मेरी हालात थी। शायद वह जल्दी जल्दी ही अपनी अक्ल इस्तेमाल करके दिमाग के डॉक्टर को ले आए थे और कोई डॉक्टर मेरी मदद नहीं कर सकता था। वह डॉक्टर मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि राधा है ही नहीं? उसने कहा कि हाँ, वह लड़की तो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या आप भी आत्माओं पर यकीन रखते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, वह लड़की तो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा कि फिर क्या आप भी आत्माओं पर यकीन रखते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आत्मा पर यकीन नहीं रखता। आप मुझे बताएं कि सारी बात क्या है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो उसने कहा कि आप 3 दिनों के लिए कोमा में गए हैं, आप इस बात की वजह जानते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मुझसे सब कुछ पूछा कि मैं विदेश में कहाँ रहता हूँ। मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता था। मेरे साथ कुछ लोग रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने भी काम छोड़ दिया था। पूरे हफ्ते में मैं बिल्कुल अकेला रहता था। वीकेंड पर कहीं चला जाता था, किसी से बात नहीं कर सकता था। वहाँ सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते थे। डॉक्टर ने मुझे कहा, तो देखो, मैंने आपका केस बड़ी बारीकी से स्टडी कर लिया है और मैं अब आपको बताता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ है। आप वहाँ पर अकेले रहते थे और आप अपने ख्यालों में एक सुंदर लड़की के बारे में सोचते थे कि मेरी एक पत्नी हो या मेरी ज़िंदगी में एक लड़की हो जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जो मेरे लिए कुछ भी कर जाए। आपके दिमाग ने एक कहानी बना ली थी और आपके दिमाग ने आपको यह कहना शुरू कर दिया कि सामने एक लड़की खड़ी है जो तुम्हें देख रही है। फिर आपने उससे बातें करनी शुरू कर दी। वह आपसे मिलने के लिए आने लगी। वह सब कुछ सिर्फ आपको नज़र आ रहा था, वरना अगर आपने उससे बातें की तो उसका फ़ोन नंबर कहाँ है, उसकी तस्वीरें कहाँ हैं, और वह घर जहाँ पर रहती थी, आपने वह घर तो देखा, वह तो रहने के योग्य भी नहीं था। फिर यह सब कुछ क्या है? मुझे डॉक्टर की बातें भी ठीक लग रही थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? यह तो ऐसे ही था कि जैसे कोई एक दिन मुझे कहता कि यह जो तुम्हारे मन में है यह असल में है ही नहीं। तो क्या मैं उसकी बात मान लेता? डॉक्टर तो अपना ज्ञान झाड़ के वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। पर ढूंढने के बावजूद भी ना तो मुझे राधा का नंबर मिल रहा था, ना ही कोई तस्वीर मिल रही थी, और सभी लोगों से पूछने पर वह सिर्फ एक ही राधा के बारे में बता रहे थे, जो 30 साल पहले मर चुकी थी और इसी घर में आत्महत्या की थी। इसका क्या मतलब था? क्या हो रहा था? अगर मैं एक मानसिक रोगी था और अकेले रहने की वजह से मुझे यह रोग हुआ, तो फिर मुझे कोई ऐसी लड़की नज़र क्यों आई जो इस दुनिया में नहीं है? डॉक्टर ने तो कहा था कि उसे आत्माओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसने बीमारी का नाम दे दिया। पर आपने आपको बहुत समझाने के बाद मैंने खुद को यह समझा लिया कि जो मुझसे मिलने के लिए आती थी वह राधा की आत्मा थी। पर मैं क्या करता? मुझे तो उससे प्यार हो गया था, ऐसा प्यार कि रात को उठ उठ कर रोता था। मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था।
कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस उसी के बारे में सोचता था। बार बार छत पर बैठ जाता था, सामने घर की तरफ देखता रहता था, बार बार उसे बुलाता था, आवाज़ देता था कि अगर तुम आत्मा हो तो फिर भी एक दफ़ा आ जाओ और मुझे बताओ कि मैं पागल तो नहीं हूँ। लेकिन यह बात भी अजीब थी कि उसके बाद वह मुझे कभी नज़र ही नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि आप एक बीमारी में थे जिसकी वजह से आपको वह नज़र आ रही थी। अगर अब वह आपको नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। पर यह कैसे हो सकता था? उसके शरीर की वह खुशबू, उसके नाजुक नाजुक हाथ, उसकी बातें, उसकी आवाज़। मैंने उसे बहुत गौर से देखा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी पलकें, उसका रंग बहुत सफ़ेद था, पाँव छोटे थे, नाखून बहुत खूबसूरत थे और मुझे कहती थी कि कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। मैं कहता था कि पागल हो क्या? अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो मुझे सांस कैसे आएगी? हमारी वह बातें, क्या वह सब कुछ एक भ्रम था, झूठ था? यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ था? मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मैं अब भी उसको याद करता हूँ, बुलाता हूँ, उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिलती है। मैं दिमागी बीमारी और किसी लड़के की आत्मा की कहानी के बीच में फंस के रह गया हूँ। अगर वह आत्मा है तो मुझसे मिलने के लिए वापस क्यों नहीं आती? और उसने मुझसे इतनी सारी बातें क्यों की? और अगर मैं बीमार था तो फिर मुझे उसी राधा नाम की लड़की की आत्मा क्यों नजर आई थी? और उसके बारे में सारा मोहल्ला जानता था। क्या विदेश में इतने साल तक अकेले रहने की वजह से मैं पागल हो गया था? मैं अपना निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। आप लोग बताओ कि वह कौन थी? क्या वह मेरे दिमाग का भ्रम थी या फिर किसी की आत्मा थी जो मेरे साथ खेल रही थी? लेकिन जो भी थी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा उसे इसी तरह प्यार करता रहूंगा, उसकी याद की आग में जलता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।